28 फरवरी 2026 सुबह 9:40 तेहरान का सबसे सुरक्षित इलाका और अचानक आसमान से बरसते बंकर बस्टर बम। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमला कैसे हुआ, सबसे बड़ा सवाल यह है कि CIA को कैसे पता चला कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ठीक उसी वक्त उसी इमारत में मौजूद थे। क्या ये तकनीक की ताकत थी या अंदर से किसी ने रास्ता दिखाया? नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। और अब समझते हैं खामनेई पर सटीक हमले की पूरी कहानी परत दर परत। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला अचानक नहीं था। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA महीनों से खामनेई की मूवमेंट, सुरक्षा रूटीन और कम्युनिकेशन पैटर्न पर नजर रख रही थी। इसे इंटेलिजेंस की भाषा में हाई फिडिलिटी बिहेवियरल प्रोफाइल कहा जाता है, यानी लक्ष्य के जीवन का इतना सटीक डिजिटल और फिजिकल नक्शा जिसमें उसके हर संभावित कदम का अनुमान हो। पूर्व CIA अधिकारी जॉन साइफर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंटेलिजेंस सक्सेस इज रेयरली अबाउट अ सिंगल स्पाई, इट्स अबाउट पैटर्न्स, पेशेंस एंड पेनिट्रेशंस। यानी महीनों की निगरानी एक खिड़की तलाश रही थी, एक सही मौका। निर्णायक मोड़ तब आया जब अमेरिकी एजेंसियों को पता चला कि शनिवार की सुबह एक रेयर हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। बताया गया कि इस बैठक में खामनेई के साथ शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारी मौजूद होंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 समानांतर मीटिंग्स हो रही थी। राष्ट्रपति कार्यालय, सुप्रीम लीडर कॉम्प्लेक्स और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में यही वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जहां पूरी नेतृत्व संरचना एक जगह इकट्ठी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि हाईली एडवांस्ड ट्रैकिंग सिस्टम ने यह सुनिश्चित किया कि टारगेट डिटेक्शन से बच ना सके। इन सिस्टम्स में शामिल थे सैटेलाइट इमेजिंग, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग। इजरायली मीडिया के मुताबिक मुसाद और CIA के बीच रियल टाइम इंटेल शेयरिंग हुई। इसी फ्रेश इंटेल के आधार पर हमले का समय रात से बदलकर सुबह 9:40 कर दिया गया ताकि सभी टारगेट एक साथ हिट हों। हमला तेहरान के सेंट्रल इलाके में मौजूद बैत रहबरी यानी सुप्रीम लीडर के आधिकारिक परिसर पर हुआ। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लगभग 30 बंकर बस्टर प्रिसीजन गाइडेड बम इस्तेमाल किए गए, जिनका मकसद भूमिगत संरचनाओं को भेदना था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, यह इलाके की स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले कमांड स्ट्रक्चर को बेअसर करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी। हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड के शीर्ष अधिकारी के भी मारे जाने की खबर है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इतनी असामान्य रूप से सटीक जानकारी बिना किसी अंदरूनी मदद के मुमकिन नहीं है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट वाली नासर अपनी किताब द शिया रिवाइवल में लिखते हैं, इस इलाके में पावर स्ट्रक्चर अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, यानी सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर अंदर होती है। क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने खामनेई की लोकेशन कंफर्म की या फिर डिजिटल सर्विलांस इतना गहरा था कि हर मूवमेंट पहले से रिकॉर्ड थी? ये अभी भी खुला सवाल है। ईरान पहले भी अमेरिकी, इजरायली साइबर और जासूसी अभियानों का शिकार हो चुका है। फिर भी इतनी बड़ी बैठक दिन के उजाले में करना, क्या ये सुरक्षा रणनीति की नाकामी थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक साफ चेतावनी के बावजूद अतिरिक्त सावधानी नहीं बरती गई। यही सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स माना जा रहा है। शुरुआती योजना कथित तौर पर रात के समय स्ट्राइक की थी, लेकिन जैसे ही पुष्टि हुई कि ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व एक ही जगह पर, एक ही परिसर में एक साथ मौजूद है, ऑपरेशन की टाइमिंग बदल दी गई। सुबह 9:40 पर समय इसलिए चुना गया क्योंकि उस वक्त सभी टारगेट एक साथ मौजूद थे और सुरक्षा कवच रिलेटिवली रूटीन मोड में था। इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दिस वाज अ फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी, यानी ऐसा मौका दोबारा जल्दी नहीं मिलता। दिन के उजाले में
हमला करना जोखिम भरा जरूर था, लेकिन रणनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावी माना गया। खामनेई पर अटैक के लिए जो स्ट्रेटजी तैयार की गई, सैन्य रणनीति में इसे डिकैपिटेशन स्ट्राइक कहा जाता है, जहां दुश्मन की कमांड संरचना को एक ही बार में खत्म करने की कोशिश की जाती है। अमेरिकी रक्षा विश्लेषक अक्सर कहते हैं कि ऐसी स्ट्राइक का मकसद सिर्फ एक व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं होता। इतिहास बताता है कि डिकैपिटेशन स्ट्राइक हमेशा फौरन स्थिरता नहीं लाती। कई मामलों में इसका उल्टा असर भी हुआ है। इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद सत्ता का खालीपन कई बरसों तक हिंसा और अस्थिरता का कारण बना। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के अंत के बाद भी लीबिया के हालात लंबे समय तक खराब रहे। पूरा देश लंबी गृह संघर्ष की स्थिति में चला गया। विशेषज्ञों का तर्क है कि जब शीर्ष नेतृत्व अचानक हटता है तो संस्थागत ढांचा अगर मजबूत न हो तो अराजकता बढ़ सकती है। दूसरी तरफ रणनीतिक समुदाय में ये भी बहस है कि क्या इस तरह की स्ट्राइक से डिटरेंस यानी डर के जरिए संतुलन स्थापित होता है या फिर प्रतिशोध की नई लहर शुरू होती है। कुछ रक्षा विश्लेषक इसे हाई रिस्क हाई इंपैक्ट डॉक्ट्रिन कहते हैं। मतलब अगर निशाना पूरी तरह सफल हुआ तो शक्ति संतुलन बदल सकता है, लेकिन अगर प्रतिक्रिया तीखी हुई तो क्षेत्रीय युद्ध और ज्यादा फैल सकता है। यही दुविधा इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा जटिल बनाती है। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक जरूरत होगी भारी और सटीक बमबारी जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये ईरान की जनता के लिए ग्रेटेस्ट चांस है बदलाव का। इस बयान ने संकेत दिया है कि ये सिर्फ एक टारगेटेड स्ट्राइक नहीं बल्कि व्यापक रणनीतिक संदेश था। खामनेई की मौत ने इस्लामिक रिपब्लिक की भविष्य की दिशा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण होगा? क्या क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह सक्रिय होंगे? क्या ये संघर्ष खाड़ी से आगे बढ़ेगा? मिडिल ईस्ट पहले से अस्थिर है और ये घटना शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है। महीनों की निगरानी, अंदरूनी संकेत, रियल टाइम सैटेलाइट और 9:40 सुबह की निर्णायक स्ट्राइक, ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये आधुनिक जासूसी टेक्नोलॉजी और रणनीति का चरम उदाहरण था। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।